के अर्थ में और गुण और स्वभाव में थोड़ा सा जो मेरे अंदर जो समझ बन रही है कि गुण परस्परता में प्रभाव, क्या हम इसको फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि दूसरे पे प्रभाव डाल रहा है खुद बदले बिना, और स्वभाव यानी नेचर एक इकाई का ढूंढना जुड़ना दूसरे के साथ वो कैसे रिएक्ट कर रही है, तो केमिकल प्रॉपर्टी खुद भी बदल रही है जब वो इंटरेक्ट कर रही है। और मैं ठीक समझी हूँ भैया, गुण और स्वभाव? हाँ, इसको चारों आयामों को ठीक से अलग से लेंगे, वहां पर हमें ये नहीं लाना है। केवल जब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कहेंगे तो उन्हीं की भाषा में कि देखो जब हम किसी चीज को समझाते हैं तो थोड़ा उसका आकार प्रकार बताते हैं, फिर वही उसकी क्वालिटीज बताते हैं, भाई वो क्या काम आती है, तो हम उसको इस तरह से जो ब्रीफली डिस्क्राइब कर रही है उसका मीनिंग है, वहाँ की भाषा ये होगी। अपने लिए तो फिर इसमें आधा घंटा लगेगा, जब पूरा आयाम चारों दिखाऊंगा तो मैं जितनी कोशिश करूंगा। ये अभी नहीं पकड़ में है, स्वभाव और धर्म इतनी जल्दी नहीं पकड़ में आएगा, तो उसको हम लिख के रख सकते हैं और अलग से बात कर लेंगे। आपका ध्यान कहीं गया था? एक तो ये कि जैसे आपने बोतल दिखाकर कहा पानी का और वास्तविकता का, ये उस समय प्रस्तुत करना बहुत प्रभावी रहेगा, तो इसका अनिवार्य प्रयोग होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है जी। दूसरा जो अनिल भैया ने ध्यान दिलाया, दो आयाम थे, उसी में थोड़ा एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं और बहुत सारे शब्दों का एक अर्थ भी हो सकता है। उदाहरण लें, जैसे पैर के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, शान, पैर, हाथ, पद, लेकिन ये एक वास्तविकता की तरफ लेकर जा रहा है। दूसरा खाना शब्द, खाने से खाना खाने की क्रिया भी हो सकती है, खाना वस्तु भी हो सकती है, खाना एक एक्शन भी हो सकता है, लेकिन उन तीनों के पीछे भी एक वास्तविकता है। तो इससे मेरा भी ध्यान गया और मैं सोचता हूँ जो हमारे सामने होंगे उनका भी ध्यान जाएगा कि मूल बात है वास्तविकता, लेकिन वर्तमान में शब्दों के खेल में उलझाकर शब्द को ही प्रधानता मानकर जो सारा घाल दिया गया, इसी से सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हमारा ध्यान जाएगा कि शब्दों के ऊपर उलझकर हमें विवाद में नहीं पड़ना, वास्तविकता की तरफ बढ़ना है, तो इसलिए शब्दों को प्रधानता नहीं, वास्तविकता को प्रधानता। क्यों उसी पे बात कर रहे हैं, आप कुछ शेयर करो। मेरे मन में एक प्रश्न था कि जैसे आप कि पानी तन का प्यास बुझाती है और खुशी मन का, लेकिन मेरा ध्यान जहाँ जा पाया तो ये गया कि खुशी मन का प्यास बुझाती नहीं है, तो मन का प्यास बुझने की स्थिति है खुशी जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है, वो स्थिति है जब वो प्यास बुझी हुई। एक ही बात निकले ना, एक बुझाने वाली वस्तु, जैसे कि तो माध्यम हुआ, प्यास बुझने का माध्यम पानी, खुशी जो है खुशी स्थिति है, उसका माध्यम। ठीक है, स्थिति है, वो कैसे बनी वो स्थिति, एक थोड़ा मिलके एक्सप्लोर कर लेते हैं। वो स्थिति बनी, एक समय वो स्थिति नहीं थी, एक समय वो स्थिति बनी कैसे, किस वजह से बनी? किस वजह से बनी, कई हो सकते हैं, इसमें मामला भी हो सकता है, वो आपका रिलेशनशिप वाला भी हो सकता है और समझ वाला भी हो सकता है। तो मामला एक स्टेट कैसे पहुंचा, जो अलग बात। हम समझ वाला ले लेते हैं ना, वो स्टेट एक समय नहीं है, एक समय वो हो गई, तो क्या हो गया जिससे वो हो गई, वो समझ क्या चीज है। एक समय वो नहीं है, एक समय वो है, तो वो है क्या, है कहाँ, आई कहाँ से या हुई कैसे। समाधान एक समय नहीं था, एक समय आया या हुआ, तो एक समय तो नहीं था ना, तो एक समय वो हुआ, होने में किसी ने मदद किया, तो वो जो समाधान जिसको कह रहे हैं उससे स्टेट बनी। उससे बनी समाधान अपने आप में खुशी नहीं है, समाधान के होने से जो स्थिति होती है वो स्थिति खुशी, स्थिति ही खुशी है, लेकिन वो स्थिति बनी कब या किस वजह से, वो जो कारण है, कारण तो पकड़ना पड़ेगा ना। पकड़ना पड़ेगा, लेकिन जो
मन की मैं अटक वहाँ गया। हाँ। कि तन का प्यास बुझाने वाली वस्तु पानी और मन का प्यास बुझाने वाली वस्तु खुशी। खुशी। ये यहाँ भाव है। जी, तो दूसरा आप ले लीजिए, सम्मान ले लीजिए। अब इसको एक साथ देखने से थोड़ा और दिखेगा। सम्मान से मन की प्यास बुझती है, सम्मान शब्द से नहीं, सम्मान वास्तविकता से। तो फाइनली ये भी वही स्थिति है, किसी के प्रति आप स्वीकृति के साथ हैं, किसी व्यक्तित्व की स्वीकृति, तो स्वीकृति की साथ हैं आप, तो वो जो स्थिति है वो आपकी संतृप्ति वाली स्थिति है। तो ये एक समय नहीं है, एक समय ये है, हुआ कब? जब स्वीकृति हुई, उस समय आप तृप्ति के साथ है, क्या मतलब आपकी प्यास बुझी हुई है। खुशी को ऐसे डिफाइन किया जाए कि स्वीकृति की स्थिति ही खुशी। इसको जब हम देखेंगे तो हम कह रहे हैं कि खुशी एक शब्द है और खुशी एक वास्तविकता है। वास्तविकता क्या है? मन की एक स्थिति है। मन की कौन सी स्थिति है? जब वो स्वीकृति के भाव के साथ, भाव के साथ। भाव क्या है? स्वीकृति है। तो यहां आप भाव लिख दो या स्वीकृति लिख दो, ये एक वास्तविकता है। ये इसके साथ मन है, तब मन की प्यास बुझी हुई है, तो हम इसी भाव की स्थिति को ही खुशी कह रहे हैं। तो फाइनली खुशी एक भाव है। भाव है तो प्यास बुझी है, भाव नहीं है तो प्यास नहीं बुझी है। तो इस आधार पे ये जोड़ रहे हैं कि जैसे पानी शब्द है एक भौतिक वास्तविकता को इंगित करता है, इस भौतिक वास्तविकता से तन की प्यास बुझती है, शब्द से नहीं। ऐसे ही ये भाव है, ये एक अमूर्त वास्तविकता है। इस भाव रूपी वास्तविकता से मन की प्यास बुझती है। जब इस भाव के साथ होते हैं तो हम खुशी की स्थिति में हैं। तो खुशी एक शब्द भी है, खुशी एक वास्तविकता भी है। वास्तविकता का मतलब उस भाव के साथ होना। इस रूप में खुशी एक शब्द भी है, खुशी एक वास्तविकता भी है। वास्तविकता क्या है? भाव के साथ में होना। ठीक, मीनिंग क्या होगा? अनुभव होने के बाद अनुभव को इसका मतलब आप तो वहां से बिल्कुल इसे जुड़ जाता है, बोल हो गया, तो वहां खुशी को कैसे प्लेस करेंगे? उसकी निरंतरता हो जाती है और हर आयाम में हो जाता है, इतना ही है। बाद में होने वाली चीज है और वो ऑलरेडी है ही भाव, तो अनुभव हो गया। हाँ। निरंतरता का क्या वेट है? वो भी तो भाव हुआ। कौन सा? खुशी तो वो भी है। तो हम इनको दो अलग अलग जोड़ना ट्राई कर रहे हैं। इसको एक्सप्लोर कर रहा हूं एग्जांपल से कि जब हम ये कह रहे हैं अनुभव हो गया, तो अब निरंतरता हो गई खुशी। इसका मतलब अनुभव तो खुशी की निरंतरता नहीं थी, इसका मतलब दो चीजें अलग अलग हुई जी। खुशी अलग हो गया, अनुभव अलग हो गया। तो जब ठीक है, भाव का मतलब तो भाव है ही, होना है ही, वो तो है ही, तो फिर भी एक किसका था कि हुआ ये देखो। हाँ, उसमें एक अंतर ये है, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रेरित करने से उन क्षणों में आपको अपने अंदर कुछ झलक मिल गई और आपने स्वीकार लिया, तो उत्साह के साथ आप हो गए। ये कैसे हुआ? इसका कारण कोई भार है। उनका आश्वासन देने से, उस समय चीजों का ध्यान दिलाने से आपके अंदर उत्साह की स्थिति बढ़ी। ये प्रभाव है, वो कारण हट गया। आपका ध्यान कोई और चीजों में उलझ गया जो अक्सर आदि है, अपने से आपका ध्यान नहीं जा रहा, अभी वो प्रभाव था। किसी समय आप में ये दिख गया कि ये इंपॉर्टेंट है, अब आपका ध्यान वहां खुद का बना रहता है, ये स्वभाव है। तो अंदर जो स्थितियां बनती हैं
वो भार के कारणों से भी बढ़ती है, लेकिन वो स्वत्व नहीं है, स्वभाव नहीं है, इसलिए उसकी निरंतरता नहीं है। प्रभाववश भी वो स्थितियां बढ़ जाती हैं। तो अनुभव के बाद एक तो उसकी निरंतरता हो गई, दूसरा हर आयाम में हो गई। अनुभव से पहले बहुत से मामलों में आपकी अच्छी स्थिति हो जाएगी, लेकिन कुछ मामलों में अभी भी कोना खाली मिलेगा। कुछ मामलों में जो अच्छी स्थिति बनी भी है वो हिलेगी, कुछ मामलों में हिलेगी भी नहीं। तो ये एक रेंज है। तो ये हम देख पाए व्यवस्था की स्वीकृति, व्यवस्था का बोध अनुभव से पहले हो जाता है। अनुभव होने पर किस स्थिति में ऐसी कौन सी चीजें ऐसी हैं जो शेष रह जाती हैं? अलग से बात करें, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सारी सभा को लेके चलना होगा और आप जिस गहराई में बात उसी के हिसाब से बात करेंगे। ऐसे ही अनिल भाई जिस गहराई में बात चाह रहे थे तो मैंने उसको रोक लिया, और शब्दार्थ में जाएंगे तो ये और थोड़ा सा फैलता जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, एक तो पूरी सभा को ध्यान में रखना होगा। एक व्यक्ति विशेष की पात्रता और जिज्ञासा अलग होती है, लेकिन बाकी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उनके लिए वो हैवी हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा ये अवेयर रहें कि उनके लिए हम निवेदन कर लें कि बहुत गंभीर मुद्दा है, तो अच्छा रहेगा हम थोड़ा अलग से इस पे बात कर लेंगे। हमें केवल इतना कम्युनिकेट करना है अभी, कितना कि देखो हमारा जो भावात्मक और भौतिक दो जो हमारी जीवन के आयाम हैं, उनमें हम ये देख पाए कि हमारी जो भौतिक जरूरतें हैं उनके लिए वास्तविकता अलग है, शब्द अलग है। ऐसे ही भावात्मक जगत की बात करें तो वहां भी कोई वास्तविकता होती है और शब्द भी होता है। तो जो स्नेह सम्मान जैसे भावात्मक जगत के वास्तविकताओं की बात करें, मुझे आपसे बहुत प्यार है, ये शब्द है। वास्तविकता क्या है, कहाँ है, कैसी है, उसका बहुत सम्मान किया, माला पहनाई। तो सम्मान एक शब्द भी है, एक वास्तविकता भी है। ये सम्मान वास्तविकता क्या चीज है, ये कहाँ पर है ये, तो हम उधर ध्यान दिलाएंगे तो धीरे धीरे ये ध्यान जाएगा कि शब्दों से आगे कोई वास्तविकता है और प्रधान वास्तविकता है। तो शब्दों का जो हमारे पर बोझ है वो बोझ कम होगा। कोई व्यक्ति कोई भी शब्द प्रयोग कर ले, हाँ ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये चीज क्या, थोड़ा ये बताओ चीज क्या है। हम वहां ले जाना चाह रहे हैं मानव जाति को। अब शब्दकोश से आगे अर्थकोश तक जाने की जरूरत है। अर्थकोश के बाद हम वास्तविकताओं की पास जल्दी जा पाएंगे। जीना वास्तविकताओं के साथ होता है। अभी हम चाह रहे हैं कि सम्मान बाहर से मिल रहा है, इसका मतलब है कि सम्मान रूपी वास्तविकता को हम नहीं समझ पा रहे। तो क्या तो मतलब शब्द से काम चल रहा है। सम्मान बराबर रिस्पेक्ट, जी नहीं लगाया, तू बोल दिया, ये क्या है, शब्द है। जीना वास्तविकता के साथ है और हम माने बैठे हैं कि सम्मान तो बाहर करेंगे, इसका मतलब हम नहीं पकड़ पाए। वास्तविकता को इंगित कर रहा है, इसका वास्तविकता, लेकिन हमें लगता है कि इसे भी वैसे ही कोई शब्द बोलते हैं, उसके अंदर कोई अर्थ हमारा रहता है, पहले से लिया है ना हमने, लेकिन ये हमारी समझ पे डिपेंड करता है। अर्थ कोई एकदम तटस्थ वस्तु नहीं है, हमारी समझ ही उस अर्थ को व्यक्त करती है, उसकी कौन सी वास्तविकता हम देखते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं छोटा था तो हमारे यहाँ प्यार मोहब्बत को मतलब बहुत खराब अर्थ में प्रयोग किया है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में। बात में जैसे समझ का विस्तार हुआ तो समझ में आया कि अब प्यार क्या है, सम्मान क्या है, विश्वास क्या है, अब किसी समझ। तो कभी तो हमने वो ले रखा कुछ न कुछ, तो परंपरा में किया शब्दों के साथ, ऐसे शब्द के साथ अर्थ ले रखा है। बड़े के सामने चारपाई पे सिराने नहीं बैठते, ये सम्मान है। तो वास्तविकता तो है ही वो चारपाई और बड़ा,
समझ रहे हैं? तो हमने अभी भी ले ही रखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या वो सम्मान है, यही बात करें। दूसरा एक और उदाहरण ले लो, मैंने एक शब्द लिखा सफलता, सबने इसका अपना अपना मतलब कोई ले रखा है। अब यही तो बात है ना, बात कैसे हो पाएगी? मैंने सफलता का अपने में कोई अर्थ अपने में लिया, मैं आप तक वो अर्थ संप्रेषित करना चाहता हूं, इसके लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आपने इसका अपने में कोई अर्थ लिया हुआ, तो आपको जैसे ही मैं शब्द आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आप में अपना अर्थ प्रकाशित हो गया। कुछ देर बाद पता चला नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, सफलता से मेरा मतलब ये। तो प्रॉब्लम क्या आ गई? यदि हम अपना अपना अर्थ लेकर के बैठे होंगे तो संवाद ठीक से होगा नहीं, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं। तो क्या है, ये निश्चित हो जाए कि वास्तविकताएं निश्चित है, वास्तविकताओं का अर्थ भी निश्चित है। अर्थ मतलब आयाम। अब इसके लिए आप एक शब्द का प्रयोग कर लो, एक से ज्यादा का कर लो, आप वाटर कह लो, पानी कह लो, जल कह लो, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग परिवेश में, संस्कृतियों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात यह है कि ये चीज क्या है। तो वास्तविकता और अर्थ नहीं बदलते, ठीक? प्रधान रूप से यहाँ अर्थ से तात्पर्य प्रयोजन से है। रूप गुण बदल रहे हैं, उसके दो आयाम। तो और डेप्थ में जाएंगे तो भाषा की अपनी सीमा है। जैसे मैंने कई बार एक दो जगह उदाहरण भी दिया है कि हम कहते हैं कि यार है ना, इसकी थोड़ी चेयर की और इसकी थोड़ी दूरी बढ़ा दो। हमने दूरी बढ़ाई है, भाषा का प्रयोग किया है। क्या वास्तव में हमने दूरी बढ़ाई है या दो इकाइयों की स्थिति बदली है? दूरी मतलब स्पेस। क्या हमने स्पेस को बढ़ाया है या इकाइयों की स्थिति बदली है? जबकि कहते हैं हम दूरी घट गई, दूरी बढ़ गई, जबकि दूरी बढ़ाना, दूरी घटाने में आप स्पेस को बढ़ा रहे हो कि इकाइयों की स्थिति बदल रहे हो? तो आपने दूरी बढ़ाई या इकाइयों की स्थिति बदली? तो दूरी बढ़ी या दूरी तो थी, अब आपको ज्यादा दिख रही है, वो बढ़ी या ज्यादा दिख रही है इकाइयों की परस्परता में? बढ़ी नहीं। जी यहाँ मेरे मन में प्रश्न हाँ, जो दूरी शब्द जिसने इंट्रोड्यूस किया, हाँ, जिसने इंट्रोड्यूस किया, उसने इस अर्थ में इंट्रोड्यूस किया कि इस यहाँ से यहाँ तक का फासला। एग्जैक्ट अगेन मैं एक और वर्ड ही दे गया, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है, हाँ स्पेस है, ठीक है। तो स्पेस भी मान लिया, स्पेस पक्का ये क्लियर करते हुए चले, एक मिनट, बड़ा अच्छा मुद्दा है। इसका मतलब हम स्पेस को दूरी कह रहे हैं कि नहीं, ये तय कर लें। स्पेस का वो मापन दूरी है यहाँ पर। किसमें? स्पेस में है क्या? पॉइंट को कह रहे हैं या दो पॉइंट के बीच में कुछ है? जब ये दूरी लिया गया है, बीच का नहीं है मामला, जब भी लिया गया। अच्छा, दो पॉइंट के बीच का मामला नहीं है दूरी, तो जो स्पेस है, हाँ है ना, जिसने लिया होगा वो इस संदर्भ में भी हो सकता है। हाँ, जिसने भी लिया, क्या लिया होगा बताओ थोड़ा। हाँ, केवल स्टार्ट और एंड पॉइंट से काम चल रहा है या स्टार्ट और एंड पॉइंट के साथ ये बीच वाली वास्तविकता से दूरी दिख रही है? ठीक हाँ, ठीक है। मतलब केवल स्टार्ट और एंड पॉइंट देखो, बीच वाला मत देखो। या दूरी तो एक्चुअल में दोनों पॉइंट के साथ बीच कुछ न कुछ दिख रहा है, ये दूरी है। तो वो तो फिर वही है। साइंस के तरीके से देखें, वही कहता है, या मैथमेटिक्स के तरीके से 2 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, तो यदि उस 2 मीटर शब्द को समझता है कोई, मीटर को समझ रहा है, 2 इकाई को समझ रहा है, ये भी शब्द है। वास्तविकता क्या है? 2 मीटर। तो ये भी
2 मीटर शब्द है, 2 मीटर वास्तविकता क्या है? मैं वही पहुंचा रही हूँ। जी, ये 2 मीटर जब कोई कह रहा है तो वो जो हमारे देखने में जो स्थिति नजर आती है पार्टिकल्स की, ऑब्जेक्ट्स की, पार्टिकल हटाने पर भी दूरी तो रहेगी, पार्टिकल हटाने पर भी रहेगी। ये जो वर्ड है वो दो किसी भी यूनिट या एक पार्टिकल के बीच की बात है। वो बीच की हम कह रहे हैं यार। हाँ, तो बीच में क्या स्थिति है? स्पेस ही है। हाँ, किसमें 2 पॉइंट ले लिए ना, यूनिट का है, लेकिन दूरी पॉइंट नहीं है, पॉइंट के बीच में जो स्थिति है। जितना स्पेस पॉइंट के बीच में है उस स्पेस को दूरी कह रहे हैं, पॉइंट को नहीं। इसका एक और बात करते हैं जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज होता है। यदि हम 2 मीटर कह रहे हैं, हाँ, अब हम कहेंगे कि 2 पॉइंट के बीच का जो स्पेस है वो रास्ता ही उसने कवर किया ऐसे 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 करके और 10 मीटर हो गया, उसे क्या? अब डिस्प्लेसमेंट आ गया। नहीं, डिस्प्लेसमेंट पहले ये डिस्टेंस है, ये जो रास्ता कवर करता है वो ठीक, उस पर बात कर लेंगे। जी जी तो डिस्टेंस जी, 4 मीटर में क्या डिफरेंस? छोटा सा पॉइंट ये बता रहा है साइंस की पकड़ में अभी ये वास्तविकता आ ही नहीं है। नहीं, यहाँ डिसएग्री करता हूँ मैं, इसलिए करता हूँ दूरी शब्द जो जिस किसी ने इंट्रोड्यूस किया, हम उसके नजरिए से अर्थ को देखें। जैसे परिभाषा संहिता हमारी है, अब यहाँ पर जो शब्द का अर्थ लिया गया उसे परिभाषा संहिता में रखा गया। जिसने दूरी शब्द प्रयोग किया उसने जिस अर्थ में जिस वास्तविकता को दिखलाया, यदि हम उस वास्तविकता को न देख करके अपनी वास्तविकता वहां रखेंगे तो फिर वही वहां भी जी, दोनों ऑब्जेक्ट्स को दिखा रहे, दोनों ऑब्जेक्ट्स को दिखा रहे, वो दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को आगे तो ये भी कह रहे हैं, लेकिन कहीं तो वो डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है ना। स्थिति बदली है 2 मीटर और 4 मीटर ऐसे कर लेते हैं, जो जिस शब्द का प्रयोग कर रहा है उसके मूल में वास्तविकता क्या है फिर वो बताए। बढ़िया, तो आप बताइए आपके अनुसार दूरी रूपी वास्तविकता क्या है? तो व्यापक ही लगता है जो खालिस्तान जिसका नाम है इसकी यही वास्तविकता रहती है, क्योंकि यही पकड़ में आता है। जी, वस्तु दोनों साइंस ने भी पकड़ी है, हम भी पकड़ ही रहे हैं 2 मीटर तक 4 मीटर, लेकिन जो बीच में है ना, मेरे को तो व्यापक ही लगता है। शब्दकोश में देख लीजिए आराम से, शब्दकोश में दूरी या डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, एक बार कोई साथी देखेगा। इंग्लिश में भी देख लो डिस्टेंस और हिंदी में भी देख लो दूरी। अच्छा ना, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है ऐसे। आने भी चाहिए। अब परिभाषा नहीं, सामान्य दूरी जो है शब्द है जो प्रचलित, भावात्मक का बाद में लेंगे, वो अलग लेंगे, पहले भौतिक कहीं लिखा है। जैसे 2 खंभों के बीच की दूरी, 2 वस्तुओं के बीच का अवकाश तक आया, एक अवकाश भी कह रहे हैं। एक शब्द देख के आपने वाला आ गया, उनको जैसे स्पेस आ गया, स्पेस है ना, अमाउंट ऑफ स्पेस, और स्पेस का अमाउंट होता है अपने अनुसार। अमाउंट का क्या मतलब है? अमाउंट का क्या अर्थ ले रहे हैं? नहीं मतलब वो हमारे हिसाब से पूरा नहीं करेगा, अपनी जगह ठीक हो, लेकिन अपने उससे हम दूसरे को हम ये कह दें कि ठीक नहीं, एक इसमें हाँ, क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच की जगह के सांख्यिकी मापन को 2 बिंदुओं के बीच की जगह के सांख्यिकी मापन को दूरी है। और इंग्लिश वाले क्या कह रहे हैं? सुनो भाई,
Distance is a numerical or occasionally qualitative measurement of how far apart objects, points, people or ideas are. ये भी वास्तविकता को दिखाने के लिए डिस्क्रिप्शन ही कर रहे हैं, तो वास्तविकता क्या है हम वही जा रहे हैं। और हिंदी वाला मीडिया से ज्यादा बेहतर जा रहा है, जो कहते हैं दो चीजों के बीच की जगह को ये एक चीज और भी है, a point at the long way from somebody or something. एक चीज से दूसरी चीज कितने दूर है, वो तो हाँ जी ठीक है, तो इसको हम ओपन रखते हैं। और दूरी रूपी वास्तविकता क्या है, इस पर शोध करेंगे और आगे फिर से चर्चा करेंगे जी। फिर अभी संदीप भाई और एक संदर्भ लाए, बोला लोगों के बीच भी दूरियां घटती हैं, बढ़ती हैं, है ना। तो हाँ, तो दूरी भौतिक ही नहीं भावात्मक भी है। अस्वीकृति बराबर दूरी, जितनी ज्यादा अस्वीकृति उतनी ज्यादा दूरी। एक तरफ स्वीकृति एक तरफ अस्वीकृति जी। तो इस पे बहुत अच्छे से भौतिक, और जब हम उसकी बात करेंगे ना भाव की, तो वहाँ भावात्मक दूरी भी होती है, भौतिक दूरी भी, भावात्मक जरूरत भी है, भौतिक जरूरी भी, भौतिक बल भी है, भावात्मक बल भी है। तो दूरी के अलग प्रकार के फिजिकल डिस्टेंस, ज्योग्राफिकल है, फिर टेम्पोरल है, सोशल डिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस है। हाँ, ये टाइप भी है, फिर संदर्भ लाना पड़ेगा। फिलहाल हम दो चीजों के बीच की दूरी यानी भौतिक दूरी की बात शुरुआत की थी कि हम किस वास्तविकता को दूरी कह रहे हैं। तो हमारा ये मंजीत भाई, इस पे हम आगे बात करेंगे, इसको हम इस रूप में छोड़ रहे हैं, आप इसको ठीक करिएगा। केवल 2 पॉइंट दूरी है या पॉइंट के बीच जो भी स्थिति है, नाम कुछ भी दो उसको, अंतराल कहो, लंबाई कहो, अवकाश कहो, दोनों पॉइंट के मध्य की स्थिति कहो, हम दूरी उस मध्य की स्थिति को कह रहे हैं या केवल 2 पॉइंट को कह रहे हैं? तो मध्य में है क्या, जो भी है उसको वैक्यूम बना दो, हटा दो, उसके बाद की भी स्थिति को दूरी कहेंगे कि नहीं, फिर वो स्थिति है वो क्या है। तो इसको हम एक्सप्लोर करें। मैं कह रहा हूँ सुमेर भाई के जी सुनो भाई, सुमेर भाई के इस बात से मैं सहमत हूँ कि ये जो दूरी है ना, ये जो स्थिति है ना, अवकाश है ना, चाहे यहाँ पे कुछ हो ना हो, ये दूरी है। लेकिन सवाल है कि दूरी शब्द जो प्रयोग में आ रहा है वो केवल इसके लिए नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति ने ये रास्ता अपनाया और यहाँ पहुंचा, इसे भी दूरी कहते हैं। उसी 2 पॉइंट पे एक व्यक्ति ने ये रास्ता अपनाया और पहुंचा, ये भी अलग दूरी है। और एक जो सीधे ऐसे पहुंचा वो ठीक है, बिल्कुल। तो दूरी को यदि हम केवल अवकाश के रूप में व्यक्त करेंगे तो वो वास्तविकता को नहीं दर्शा पा रहा है, क्योंकि हम उस रास्ते को कवर करने के लिए जो भी मापन का तरीका अपनाया गया है, उस मापन के हिसाब से कंपैरेटिव एक कंडीशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये बात अभी हमारी हुई थी, एक दो पूरा कर दो फिर आप गया, कि हर शब्द का अपना अर्थ अलग अलग संदर्भ में। तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया था कि भाषा रूप में हम कहते हैं कि थोड़ी सी दूरी बढ़ा दो, तो हम क्या करते हैं, इकाई को है ना थोड़ा सा परिवर्तित किया, तो हम कह रहे हैं कि अब दूरी बढ़ गई। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो, हमारी भाषा की भी कुछ सीमाएं हैं, बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं, हम स्पेस को ही कह रहे हैं दूरी, 2 पॉइंट के बीच। स्पेस बढ़ता घटता नहीं है, हम
इकाइयों की स्थितियां बदल देते हैं, और भाषा रूप में हम कहते हैं कि हमने दूरी को बढ़ा दिया, यानी स्पेस को न बढ़ा के इकाइयों की स्थितियों को बदलते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वहां पर हमने भाषा का जो प्रयोग किया उसका मतलब क्या है। स्पेस नहीं बढ़ाया, दो इकाइयों की स्थिति को बदल दिया है, तो वहां भाषा हमारी इस रूप में प्रयोग हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेस को फैला दिया। ये भाषा की सीमा, ये रखने का तात्पर्य ये था। ये बताते स्पेस क्या होता है, उसके लिए लगता है हाँ हाँ, तो स्थिति भी सही पकड़ में आती है कि स्थिति बदल गई, कोई बिल्कुल अनजान आदमी इस चीज को स्वीकार कर लेगा कि बिल्कुल स्थिति बदल गई। जी जी, उसको स्पेस का भी पता ही नहीं। जी जी। दूसरा, एक व्यक्ति का हम कह रहे हैं यार इस पर है ना उसका बहुत प्रभाव है, अपने दोस्त का प्रभाव पड़ा, इस पे पड़ गया, संगत का प्रभाव पड़ गया। अब पढ़ना शब्द जो है वो क्या इंगित करता है? इन जनरल कोई चीज पड़ गई, गिर गई एक जगह से दूसरी जगह, जबकि वहां तो कुछ भी उससे निकलकर उसमें भौतिक चीज तो नहीं गई, लेकिन स्वयं उसने कुछ स्वीकार लिया, स्वयं ही कुछ स्वीकार लिया। इसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं कि उस पर प्रभाव पड़ गया। तो प्रभाव पड़ने से मतलब ये नहीं है कि कोई भौतिक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह चली गई है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाषा की अपनी सीमा होती है। इसके लिए एग्जाम्पल लिया था। तो पहले आप जोड़े, फिर मंजीत भाई भी। हाँ, एक बात जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अब जाकर की जो बात निकली, हाँ, उससे मेरा एक बात पे ध्यान गया, हाँ, कि किसी भी शब्द का अर्थ जी केवल उसके अकेले रखने पर कई बार स्पष्ट नहीं होता है, तो इसलिए उसका संदर्भ होना बहुत जरूरी है। चाहे वो वाक्य के रूप में हो या एक परिच्छेद के रूप में हो। जी, कोई शब्द अपने आप में, मतलब हर शब्द का मामला नहीं होता, तो बहुत सारे शब्दों के साथ ऐसा होता है बिना संदर्भ के उसका अर्थ अलग अलग। तो इसमें एक अभी के लिए ये जरूरी है। क्यों ये कह रहे हैं कि एक वास्तविकता के लिए आप अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वास्तविकता और अर्थ एक ही है ना। H2O प्यास बुझाना, वाटर कहो, नीर, जल, जो भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अलग अलग वास्तविकताओं के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो आपको संदर्भ देना पड़ेगा, संदर्भ देना पड़ेगा। इसलिए ये रिकमेंडेशन थी मध्यस्थ दर्शन में कि आप एक वास्तविकता को अलग अलग शब्दों से इंगित करा दें, दिक्कत नहीं है। यदि अलग अलग शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसमें दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक ऋचा को अलग अलग टिप्पणीकारों ने अलग अलग अर्थ दे दिया, तो उनको या तो लिखने वाले को अपना वास्तविकता बतानी थी, अपना अर्थ देना था, ओपन नहीं छोड़ना था, या फिर ऐसा किया जाए कि एक वास्तविकता के लिए जो अर्थ दे दिया, उस शब्द दे दिया, उस शब्द का प्रयोग दूसरी वास्तविकता के लिए नहीं किया जाए, दूसरा शब्द का। तो एक वास्तविकता के लिए तो कई शब्द हो सकते हैं, कई वास्तविकताओं के लिए एक शब्द के होने से दिक्कत आती है, आज तक आ रही है। टिप्पणियां अलग अलग इतनी टीकाएं जो लिखी गई है। तो मंजीत भाई कुछ जोड़ रहे थे, फिर हम टी ब्रेक करते हैं। जी, केवल स्पेस से देखेंगे तो गड़बड़ है, केवल से देखेंगे तो गड़बड़ है। जो सहज तो उसको पकड़ेंगे, यही बात आप हम दोनों से यही कह रहे थे कि पॉइंट और पॉइंट के साथ स्थिति, इस संबद्धता में दूरी दिखेगी। ऐसे ना रखना है, जैसे कई बार हम हाँ, जैसे आशा विचार इच्छा को लेना आदि बोला पड़ेगा, पर उसको गहराई से
7.5 पेज वेद में बिल्कुल साफ लिखा सम समाधि का सम और धी जो अपने यहाँ धी हो जाते हैं वो लिखा हुआ है। तो धी का मतलब ये है कि बुद्धि को बुद्धि की समावस्था को समाधि बोला है, वहाँ पे हम बुद्धि बोला है। और हम ज्यादातर यहाँ क्या बोलते हैं कि आशा विचार सब को करने का ना वहाँ परंपरा में समाधि बोला है, जबकि ऐसा नहीं हो। सम प्लस धी ठीक है, भाग्य अनुभव बोला है। तो जब हम कहीं से प्लेस करते हैं ना तो उन चीजों को थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसा लगता है, बाकी 7.5 पेज में पूरा जरूरी नहीं हुआ वो जिसको ये अध्ययन ना चैतन्य इकाई का नहीं हुआ है, उनसे उसकी व्याख्या अलग अलग लोगों से करवाओ तो वो फिर फंसेगा। लेकिन हम दिक्कत इच्छा करते हैं कि केवल आशा ये मीनिंग आप अब दे पा रहे हो, आप उनसे पूछो वो ठीक है, वो मान लीजिए तो वो फंस गया ना मामला। जी, चाय के लिए थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। अभी हम चूंकि है ना सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर साथी हैं, तो इसमें एक सामान्यतः हमारा थोड़ा मोटा ध्यान चला जाए, बाकी तो इसमें थोड़ा सा समय गहराई में बात करने के लिए अलग से समय की जरूरत पड़ती है और मिलके एक समय भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही बहुत चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन एक आवश्यकता तो हमें दिखे, तो हम समय को ध्यान रखते हुए अभी जो है ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। थोड़ा करेक्शन करोगे हैं? सिलवंत की स्थिति सामान्य रूप में हम इतना ही इंगित कराना चाहें, बाकी स्थिति तो फिर आप कहेंगे कि उसकी वो अभाव के साथ है कि भाव के साथ, यानी स्वीकृति के साथ है कि अस्वीकृति के साथ है, वो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान चली जाए मन की स्थिति से, फिर ये ध्यान चले जाए कि ये भार नहीं है, मेरे ही मन की कोई स्थिति है, इधर ध्यान गया। हाँ, जोड़ सकते हैं। हाँ, स्वाभाविक स्थिति मन की जो स्वीकृत भाव है उसके साथ की स्थिति है, तो भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। इतना 2 सर्कल बना लें क्या? हाँ, बैठने का तो थोड़ा सा 2 सर्कल हाफ सर्कल। हाँ, तो यहाँ बैठ जाएंगे तो भाई जी सारे, तो ऐसा कर लेते हैं, एक चेयर उस तरफ वाली इधर रख देते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल रहेगी, तो बाद में नहीं लाना पड़े। थोड़ी देर के लिए इनमें से ले लेते हैं, कोई नहीं, इसी में ले लेते हैं मंजीत भाई। ओमवीर, एक चेयर इनमें से एक इधर रख देते हैं, सोम भाई आएंगे तो थोड़ी देर वो उनके लिए ठीक रहेगा। देखिए पंखा ऊपर महसूस हो जाए कि यार इधर तो कभी ध्यान नहीं दिया है ना। शुरुआती समय में इतने ही ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हाँ यार ये चीज क्या है, वास्तविकता क्या है, इस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम देख पा रहे होंगे जब हम कविताओं की बात भी करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह से लोग अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। क्यों संदीप भाई? फाइनली कई बार मजाक भी कह देते हैं यार कवि क्या कहना चाह रहे हैं, तो कोई कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, कोई कैसे। तो ये आवश्यकता तो बने कि उनको कौन सी वास्तविकता की ओर ध्यान दिला रहे हैं, उन्हीं को वो है ना स्पष्ट करने की आवश्यकता तो थी। नहीं तो हम तो फिर अपने अपनी मानसिकता के हिसाब से ले रहे हैं, उन वाला अर्थ कहाँ ले रहे हैं। सभी ही हम अपनी अपनी मानसिकता से वही अर्थ ले रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि भाई कहीं कोई एक आप रेंडमली कोई एक पिक्चर ऐसे कर दो, कह दो भाई सभी 10 लाइन की कहानी इस पे लिखो, तो आप बताइए सभी एक जैसा लिखेंगे कि अलग अलग। तो फाइनली वो पिक्चर के बारे में लिख रहे हैं या अपने में से पहले कुछ है उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो जो टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी पर्सनालिटी इस तरह का वही है कि फाइनली आदमी के अंदर जो है
देखने का नजरिया क्या है वही निकल के आ रहा है, वो इसके बारे में नहीं। इसके बारे में तो सभी कुछ लिखते तो वो एक अपने इसमें जितना दिख रहा है कि भाई पेन से किस तरह का घेरा बनाया हुआ है, सिंपल यही होता। तो इस तरह का ही होता है। ये वाला एग्जाम्पल से आपने कविता वाला लिया। हाँ जी। ये सुसाइड होगा क्या? क्योंकि नहीं। कविता के बारे में जैसे कहा जाता है हाँ कि एक कविता की स्ट्रेंथ वो होती है कि जितनी बार आप पढ़ें उतनी बार वो नए जी। उसमें हम ये कह सकते हैं कि फाइनली उसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति ने किसी वास्तविकता को देखा और वो एक रुचिकर तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, हम यदि उनके भाव को नहीं पकड़ा और अपने अपने अनुसार अर्थ लगा लेंगे तो हम फाइनली वहां नहीं पहुंचेंगे जहां वो पहुंचाना चाह रहे हैं। इसमें ये एक चैलेंज है उसका कुछ। कवि के हाँ कवि ने क्या सोच के लिखा। हाँ तुलसी के बारे में कहा जाता है जिसकी जो जिस मैंने भावना के साथ रहता है उस तरह के अर्थ ग्रहण करता है। अर्थ ग्रहण करने की जो क्षमता है वो जो सामाजिक है, जो व्यक्ति है बात उसके आधार पर भी। हाँ, लेकिन उसमें ये आ रहा है कि यदि आप वास्तविकता का ठीक से बोध नहीं करा पाए और व्यक्ति को छोड़ दिया उसकी पात्रता पे, तो वो तो अपने हिसाब से ही ले रहा है, तो फिर फाइनली उसको अर्थ बोध, सच्चाई का बोध कौन कराएगा? जब उसको उसके हालात पे छोड़ दिया कि आप अपनी मन स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इसका अर्थ ले लो, तो अर्थ तो पहले ही लेके चल रहा है, सच्चाई का बोध तो करवाना ही होगा। क्या कविता का उद्देश्य है सतबोध कराना? मुझे नहीं पता है उसका उद्देश्य क्या है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनली वो कह रहे हैं कि जो सौंदर्यानुभूति की भी बात आती है ना, उसका केंद्रीय भाव क्या है, मूल भाव क्या है, उसकी भी हमारी एक रहती है अपेक्षा कि उसको समझ पाए, और उसको यदि नहीं समझ पाए तो केवल एक उसका सौंदर्यानुभूति और लय के साथ, और उसका तो वो तो है ही बेनिफिट, उससे तो नकार नहीं रहे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि केंद्रीय भाव भी पकड़ में आ जाए, और वो पकड़ में नहीं आ पा रहा क्योंकि और क्या 50 क्लास में हिंदी में वो कविता है। हाँ। आई पकौड़ी तेल में नाची छुन 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 ऐसे करके, उसे आज तक हमने पढ़ाया और बस वर्षा ऋतु का ही एक आंकड़न या वर्षा ऋतु की थी भी बच्चों को पढ़ा दी, नाव बनवा दी, एक्टिविटी में कुछ और किया। एक बार उनके लेखक से मुलाकात का अवसर मिल गया इसमें मेंटरशिप में, क्योंकि यदि साहित्य को हम सच्चाई के बोध से नहीं जोड़ेंगे तो उसका संकुचित अर्थ हो जाएगा। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि कविता जस्ट एक मनोरंजन, सौंदर्यानुभूति और अभिव्यक्ति के ही अर्थ में, उसके साथ साथ फाइनली वो किसी सच्चाई को भी उद्घाटित कर रही है, इंगित करा रही है, ऐसा हमारी अपेक्षा है साहित्य से। तो ये तो हम नहीं नकारेंगे कि भाई कविताओं का ये पर्पज ही नहीं है कि वो आपको किसी सच्चाई का बोध कराए, सच्चाई को इंगित कराए, तो हम नहीं कह सकते। साहित्य का तो पर्पज ये साथ में रहेगा ही उसका। बाकी इसमें आप और हम थोड़ा और सोच कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सभाओं में मूल्यांकन करते समय और शब्दों का चयन करते समय हमें सावधानी रखनी होगी, क्योंकि वो कौन व्यक्ति किस तरह से उसको लिए हुए है, वो हर्ट भी न हो, तो हम अपनी स्थिति को रख दे कि भाई हमने उस गहराई में अभी अध्ययन नहीं किया है। जैसे मैंने अभी रखा कि भाई कविताओं का क्या उद्देश्य है, इतना भी मुझे स्पष्टता नहीं है अभी इधर कभी। जैसे इस तरह के एग्जांपल्स जो है जा सकता है, तो उससे हमें बचना होगा। लेकिन कभी कभी यदि ये आ जाता है कि भाई इसकी आवश्यकता शब्दों के माध्यम से जो वास्तविकता इंगित हो रही है, उस वास्तविकता को आप प्रधान लेके जा रहे हैं, शब्दों को आप कह रहे हैं कि ये गौण है, वास्तविकता प्रधान है, क्यों? तो आप हर जगह ही ये तो काम नहीं चलेगा, बाद में देखते हैं, अलग बात करते हैं, क्यों मंजीत भाई? फिर रहेगा कि ये तो बच के निकल रहा है। तो आप कहीं कहीं तो आप अपना नजरिया रखेंगे कि भाई मुझे अभी जितनी मेरी स्पष्टता है मैं तो अभी इसको ऐसे देखता हूँ, बाकी और साथी भी इसमें अपना मत रखिएगा। तो कभी कभी मुझे लगता है लेना भी पड़ गया थोड़ा बहुत, तो संभल के लिया जाए, बच सकते हैं उतना। विवादित मुद्दों से हमें बच के ही चलना पड़ेगा। लेकिन कोई कहे कि पहले आप बताओ आप इसका क्या लेके चल रहे हो अर्थ। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे
कॉन्फिडेंट हाँ अपने में उतावलापन आ जाता है कि ऊपर ही जाता है कि अगर फ्लो है वो फिर फैल जाता है। फिर फैल जाता है। आगे हिसाब से चलेंगे हमेशा के ट्यूशन के हिसाब से चलेंगे जो या तो यूज करा हमारा का वाला पार्ट की या तो बिल्ड करने के लिए कि क्या भी मिले हो मिले तो ठीक है इसमें तो बिल्कुल प्रोवाइड करेगा। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हैप्पीनेस करिकुलम या हैप्पीनेस की जो ये भी वर्कशॉप होंगी उसमें ये जाए कि यार एक टीचर के नाते ये तो बड़ी सार्थक है, इसके माध्यम से धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बनेगी कैरिकुलम की, है ना। जब चर्चाएं करेंगे लोग कहेंगे यार ये अलग से है ना, ये सब बंद होने वाला है, ये सब दुकान ये वो, तो लोग नहीं यार इसमें तो हमने देखा है, जैसे कुछ सेक्रेटरी सर का कहना था जब पूनम बहन का, उसमें देखा कि यार ये तो बढ़िया अच्छा करा रहे हो आप लोग ऐसा। तो हमारी ट्रेनिंग्स के दौरान भी उनको दोनों चीजों का हो जाए कि कंटेंट भी यार एक आवश्यकता है हमारी, है दमदार कंटेंट है और उनकी पेडागोजी भी दमदार है। एक टीचर को इसी तरह से एक्सप्लोर करवाना चाहिए, है ना, सबकी स्वतंत्रता का ख्याल रखते हैं। तो ये मैसेज वहाँ चला जाए और कुछ कुछ मुद्दे हैं, है ना, उन पे ध्यान चला जाए कि आवश्यकता तो है वास्तविकताओं को ध्यान देने की, तो वो अपने सब्जेक्ट में भी फिर कोशिश करेगा तो उसकी आवश्यकता बनेगी। उसके बाद अगली बार जो आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको इतना चैलेंज नहीं आएगा कि कोई तो नाम दो, जिस इतने में से कुछ की तो आवश्यकता बनती है। मैं तो कह रहा हूँ कि यदि मेरे को ऐसे ट्रेनिंग मिली या मिलती तो मैं तो मेरा नाम दूं, तो ऐसे बहुत से लोग उस पात्रता के साथ होंगे जो उस गहराई को देख लेंगे, यार ये तो चाहिए। अब हम हमारे विकास भाई बैठे हैं, काफी मतलब इनकी रुचि रही है और विषय भी है ना, लेकिन देख रहे होंगे कि कहीं न कहीं कुछ तो ऐड हो ही रहा होगा। तो जब भी ऐसा अवसर आएगा तो ये तो देख पा रहे होंगे कि नहीं कोई नहीं जा रहा तो मैं अटेंड कर लूंगा यार उनको। तो नैतिक दबाव आ गया जी। तो हम फिर क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 एग्जाम्पल आपने ले लिए, है ना, सम्मान का भी आप ले सकते हैं कि ये भी एक अपने अंदर ही मन की ही स्थिति है। तो फाइनली भाव के साथ की स्थिति है, तो वास्तविकता एक भाव है, भाव मतलब स्वीकृत। तो वस्तु रूप में ये भाव है, तो ये सारी की सारी जितने भी है भौतिक वास्तविकताएं कह रहे हैं वो सब भाव है। भाव क्या है? स्वीकृति है। अभी के लिए इतना ही है। अच्छा, जब अर्थ के रूप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तो एक डिस्क्रिप्शन है, ये तो आप कहीं 2 शब्दों में भी रख दो, कहीं 3 में भी, यानी वही जरूरी नहीं कि वो फिक्स करके परिभाषा को आप जब रख रहे, तो आप एक संदर्भ में ये रख सकते हो व्यक्तित्व की स्वीकृति। भाई किसी व्यक्ति का सम्मान, पहला तो यही है कि आप उस व्यक्तित्व को जैसा वैसा स्वीकार पा रहे हो। फिर उसकी श्रेष्ठता को भी आप देख पा रहे हो, यदि श्रेष्ठता उसमें है, या उसमें है आप देख पा रहे नहीं पा रहे, ये भी स्थिति हो सकती है। तो श्रेष्ठता को भी यदि आप स्वीकार पा रहे तो भी सम्मान ही है। तो केवल इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं यहाँ, व्यक्तित्व की स्वीकृति। अब आप क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि एक बार इधर ध्यान जाने के बाद एक बार व्यक्ति खुद करके देख लेता है तो उसमें थोड़ी और उसकी वो पुष्टि हो जाती है। तो हम कुछ 5-7 शब्द ले लेते हैं, आप 2-2 3-3 साथी खुद कोशिश करें उसका अर्थ लिखने की और वास्तविकता को, है ना, वास्तविकता को आप चाहे चित्र बना सकते हो, चाहे कोई इस तरह की चीज है तो आप उसको रख सकते हो प्रेजेंटेशन के दौरान। तो एक तो यही ले लेते हैं, इसको मैं केवल मार्कर कहूँ या पेन ही कह दूं, बस पेन शब्द ज्यादा ठीक है। एक सबके हाथ में कॉपी होगी, है ना, जो चीज है वही ठीक है। एक बैठेंगे वो कुर्सी होगी, मोबाइल ले लो। कितने बनेंगे? हम एक आधा शब्द और ले लेते हैं, पंखा ले लेते हैं। तो चलो 2-2 3-3 साथी 3-3 चर्चा करके और कोशिश करो कि इनका अर्थ और
वास्तविकता, तो वास्तविकता को आप बताने के कई तरीके हैं। कहीं आप उस चीज को इशारा कर दो जो दिख रही है, साथ में चित्र बना दो, या चीज है तो उसको दिखा दो। ऐसा जो व्यक्त होंगे तो कर सकते हैं। तो आप 2-3 दिन ठीक रहता है चर्चा करने से। एक एक ले लो सभी, तो आप तीनों पेन ले लो। पीछे अशोक भाई, प्रीति बहन, मंजीत भाई, आप तीनों कॉपी ले लो। और आप कुर्सी, महेश भाई आप लोग जो है मोबाइल ले लो। और आप थोड़ा संदीप भाई और जेपी भाई आप दोनों जो है ना, और अपना ग्रुप ले गया ना, तो ले रहे हैं कि ताकि धीरे धीरे आगे भी जाएंगे तो हमारी यहाँ स्पष्टता बन जाए, ताकि वहां पर ज्यादा बस्ता ले लेते हैं। हाँ, बस्ता, बैग, थैला। हाँ, तो आप लोग 2-2 भी हो सकते हो हैं। और अनिल भाई आपके लिए घर है, मकान, ठीक है। और सुमन बहन और देवेंद्र भाई आप चर्चा कर लेंगे। विकास भाई और अनिल भाई के लिए अलग से, आपके लिए मकान हो गया। और वस्त्र, आपके लिए वस्त्र हो गया। अच्छा, मिलके कर लेंगे आप, ठीक, मकान का ही कर लेंगे आप।